हेलो एवरीवन। जो आज का टॉपिक है आरटीआई एक्ट 2005, उसके बाद उसमें 2019 में कौन से मेजर चेंजेस हुए जो आज तक इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद अभी सीआईसी में अगर फुल पैनल हुआ है तो उसका क्या मतलब है, और अभी रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट ने क्या बोला था सीआईसी के लिए और आरटीआई के लिए, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अगर हम ध्यान से समझेंगे कि क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले समझते हैं, देखो आरटीआई एक्ट जब आया था 2005 में, उसके बाद मेजर जो चेंजेस हुए थे वो 2019 में हुए थे। इसको अमेंडमेंट बोल रहे हैं। जो पहले मेन एक्ट था उसमें आपको सेक्शन याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। उस टाइम पे जो सेंटर में जो सीआईसी थे या फिर आईसी थे, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सेंटर लेवल पे इनका टेन्योर कितना होता था पहले। तो पहले होता था या तो 5 ईयर्स या फिर 65 एज, विच एवर इज़ अर्लियर, सिर्फ इतना। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, ये भी सेंटर से रिलेटेड है। सेंटर से रिलेटेड पहला पॉइंट भी, दूसरा ये रिलेटेड है अगेन, क्योंकि सेंटर का सीआईसी और सेंटर का आईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इनकी सैलरी के बारे में कि पहले सैलरी कैसे होती थी इनकी। अगर सीआईसी की सैलरी है तो सीईसी के बराबर, और आईसी की सैलरी ईसी के बराबर, यानी कि इंफॉर्मेशन कमीशन और इलेक्शन कमीशन। ये दो पॉइंट्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस, 4 पॉइंट्स हैं, और ये दोनों सेम पॉइंट्स स्टेट के लिए। एक्चुअली जो आरटीआई का एक्ट डील करता है वो सेंटर और स्टेट दोनों के लिए। तो थर्ड पॉइंट एग्जैक्टली सिमिलर है फर्स्ट पॉइंट के, सिर्फ उसमें स्टेट की जगह पे। यानी कि अब स्टेट में भी सीआईसी होते हैं, आईसी होते हैं, उनका टेन्योर एग्जैक्टली पहले क्या होता था, 5 ईयर्स या 65 एज, विच एवर इज अर्लियर। और फोर्थ पॉइंट, स्टेट में सैलरी पहले क्या होता था, स्टेट के सीआईसी की सैलरी और स्टेट के आईसी की सैलरी, ठीक है। स्टेट के सीआईसी की सैलरी इलेक्शन कमिश्नर के बराबर, और स्टेट के इंफॉर्मेशन कमीशन की जो सैलरी है वो स्टेट के चीफ सेक्रेटरी की सैलरी के बराबर। मेरे ख्याल से ये 4 पॉइंट हैं जो पहले होते थे। इन चारों का अब आप समझ लेते हैं याद कैसे करना है। एक सेकेंड, अगर मैं बात करता हूँ याद कैसे करना है, पहले 2 पॉइंट हैं सेंटर और सेंटर, बाद के 2 पॉइंट हैं स्टेट और स्टेट, 4 पॉइंट हैं। अब पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 में टेन्योर का बात हो रहा है, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 में सैलरी की बात हो रही है। इन चारों में ही पहले रिलेटिवली थोड़ी इंडिपेंडेंस थी सीआईसी और आईसी को। इन चारों में ही आपको याद करना है, तो बस एक ही चीज़ याद करनी है कि अब बहुत सारी चीज़ें हट गई हैं, और जो एक्ट में अमेंडमेंट आया और उसके बाद रूल्स आए हैं। पहले एक्ट में अमेंडमेंट आया, उसके बाद रूल्स आए हैं, और उन रूल्स में सिर्फ एक ही चीज़ लिख दी है, प्रिस्क्राइब्ड इट विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से हर चीज़, इस वाले पॉइंट में भी सेम लाइन लिखनी है, इस वाले पॉइंट में भी, थर्ड में भी और फोर्थ में भी, यानी कि अब चारों चीज़ें विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाई, यानी कि सैलरी भी और टेन्योर भी। हालांकि अगर ऑप्शन आता है प्रीलिम्स में तो या इन चारों ऑप्शंस में, यानी कि अब सीआईसी की पावर कम हो गई है, आईसी की पावर कम हो गई है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल उनके ऊपर ज़्यादा हो गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट अब डिसाइड करेगी हर चीज़। पहले इंडिपेंडेंट थे, अब ये इंडिपेंडेंट नहीं रहे हैं दोनों उतने ज़्यादा। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि 2019 के बाद सीआईसी और आईसी की इंडिपेंडेंस कम हो गई है, यस, और कैसे कम हो गई है, क्योंकि अब ये चीज़ें डिसाइड होती हैं बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। रूल्स में हालांकि टाइम भी थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया है। 5 की जगह पे, अगर ऑप्शन ये वाला है तो भी करेक्ट है, 5 की जगह पे अब 3 ईयर्स कर दिया है। तो 3 ईयर्स में, यानी इनका जो टेन्योर है, तो दो ऑप्शन है, या तो विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर 3 ईयर्स। मेरे ख्याल से यहाँ तक काफ़ी है। अब इसी में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि 2005 से 2025 तक 20 ईयर्स में क्या रिपोर्ट कार्ड रहा है। रिपोर्ट कार्ड किस चीज़ का, रिपोर्ट कार्ड आरटीआई एक्ट का, रिपोर्ट कार्ड सीआईसी का, रिपोर्ट कार्ड ट्रांसपेरेंसी का। तो क्या रहा है, जब भी हम रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। तो पहले हम कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स 1 2 3 4 कुछ भी सोच सकते हो कि आरटीआई आने के बाद पिछले 20 सालों में क्या क्या पॉजिटिव हुआ। तो आपको पता है सिटीज़न के थोड़े राइट्स बढ़े हैं, चलो इतना हमने मान लिया।
दूसरा, कुछ स्कैम्स रिलेटिवली थोड़े कम हुए हैं। स्कैम्स अगर आपने देखा होगा, आदर्श सोसाइटी स्कैम, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, उन सब में RTI का रोल। अगर आदर्श स्कैम, ओके, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, 2G स्कैम, इनमें आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। आज इतना लोगों में अवेयरनेस है कि करीब करीब साल में 60 लाख जो कंप्लेंट्स हैं या एप्लीकेशंस हैं वो आती हैं। यानी कि, और यानी कि अब ट्रांसपेरेंसी आ गई है, अकाउंटेबिलिटी आ गई है, कुछ ना कुछ हद तक रूल ऑफ लॉ हुआ है, कुछ हद तक, पूरा नहीं हुआ है। अभी नेगेटिव की भी बात करते हैं। तो अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो दिमाग में 3 या 4 पॉइंट ही पहले याद रखते हैं कि अभी भी RTI सिर्फ कहने को है, लेकिन वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है, कई बार सालों लग जाते हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं है। दूसरा, डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अभी भी इन्होंने ये बोला हुआ है कि जिस तरीके से जो फॉर्मेट है, आप जिस फॉर्मेट में मांगेंगे उस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, जिस फॉर्मेट में अवेलेबल है उसी फॉर्मेट में मिलेगी। आपके लिए कोई प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन नहीं देगा ऑब्वियसली। तो आपको कोई एनालिसिस करनी है, आप खुद से करिए, आपको तो जिस फॉर्मेट में है, अगर उसमें है तो ही मिलेगी। अभी भी बहुत सारी चीज़ें एग्जेम्प्टेड हैं, अभी भी एग्जाम्शन है। फॉर एग्जांपल जुडिशरी है, तो जुडिशरी में आप RTI नहीं लगा सकते कुछ चीज़ों में, ठीक है। दूसरा, कि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी पुअर है। मेरे ख्याल से अगर आपको पता है कि अगर कुछ विलेज पंचायत की जो लेवल होता है, वहाँ पे फ़ोटोकॉपी की मशीन तक नहीं होती है, फ़ोटोकॉपी मशीन भी वहाँ नहीं होती है विलेज पंचायत लेवल पे। एक आप बोल सकते हैं अंडर स्टाफ, ठीक है। अब हम अंडर स्टाफ की बात करते हैं। इस एक्ट में CIC, अगर मैं बात करता हूँ सैंक्शनड स्ट्रेंथ की, सैंक्शन स्ट्रेंथ का मतलब होता है जितनी स्ट्रेंथ अप्रूव्ड हुई है कि इतने लोग होने चाहिए, वो है 1+up to 10। 1+up to 10 का मतलब है कि एक CIC होगा और up to 10 IC होंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ही बार बार माइंड में आ रहा है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ओके। हैरानी की बात यह कि लास्ट टाइम दिसंबर 2016 में फुल पैनल होता था। फुल पैनल, फुल पैनल का मतलब है 1+10, यानी कि CIC 1 और IC 10। लेकिन दिसंबर 2016 से ऑलमोस्ट नवंबर 2025 तक, यानी कि 9 ईयर्स तक, केवल बहुत ही कम रहे, फुल स्ट्रेंथ कभी नहीं आई। इनफैक्ट नवंबर 2025 की अगर हम बात करें केवल, तो उस टाइम पे तो थे 0+2। एक तरफ है 1+10 यानी टोटल 11, एक तरफ है 0+2 यानी ओनली 2, यानी कि 11 होने चाहिए और थे केवल 2। फाइनली दिसंबर 2025 में अब दोबारा 1+10 हुए हैं, यानी कि 9 साल के बाद अगेन, यानी 2016 से 2025। अब पहले हुए थे फुल पैनल 2016 में, और 2016 से 25 के बीच में कभी भी फुल पैनल नहीं हुआ, यानी कभी भी 11 नहीं हुए, कम होते थे पर 11 नहीं होते थे। अब फाइनली दिसंबर 2025 में दोबारा 11 हुए हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी जो पेंडिंग केसेस हैं, पेंडिंग केसेस मान के चलिए 30,000 के अराउंड है। 30,000 में मैं सिर्फ 30,000 प्लस याद करने के लिए मैं डेटा इसी तरह से बताऊंगा आपको। अगर कोई अनरिजॉल्व कंप्लेंट आप मानिए 3,000 प्लस, 30,000 प्लस 3,000 प्लस। लेकिन जो सेकंड अपील है, सेकंड अपील का मतलब है कि एक बार उसको ऑर्डर आ गया है, एक बार उसको डेटा मिल गई है, नहीं मिली है, जो भी ऑर्डर हुआ है, लेकिन उसके बाद जब उसने अपील किया, वो ज़्यादा केसेस हैं, वो ज़्यादा पाइलअप हो रहे हैं, वो मानिए 27,000 प्लस। इसी तरह डेटा याद रखते हैं कि टोटल पेंडिंग केसेस इतने हैं, अनरिजॉल्व कंप्लेंट्स इतनी है, सेकंड अपील इतना है। अगर पेस सेम रहा, जितनी स्पीड है, स्पीड या पेस सेम रही, और अगर नो न्यू केसेस, अगर कोई नया न्यू केस नहीं आया, तो भी 40 मंथ्स लगेंगे, तो भी, यानी 3.5 साल तो तब भी लगेंगे निपटाने में, और अपील हो सकता है दोबारा हो जाए, ठीक है। जबकि जो इतनी पेंडेंसी है उसको देख के 3.5 साल में भी होगा नहीं, क्योंकि नए केस भी आएंगे। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, सिलेक्शन कमेटी इनकी होती क्या है। देखो, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन या फिर लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये 3 लोग मिलके सेलेक्ट करते हैं और फिर ये रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है CIC प्लस
10 ICs को। मेरे ख्याल से ये क्लियर हुआ है। जिस तरीके से नोट्स बनाए हैं, सीरियसली अगर इस तरह से नोट्स बनाओगे तो याद रहेगा कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन या फिर लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। अभी बस 2 पॉइंट्स और देख लेते हैं इस टॉपिक के कि मद्रास हाई कोर्ट ने क्या बोला था। मद्रास हाई कोर्ट ने बोला था कि जो एडवोकेट हैं, कोई भी एडवोकेट कांट यूज़ RTI एक्ट फॉर क्लाइंट। मतलब ये कि क्लाइंट के लिए एडवोकेट यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये मद्रास हाई कोर्ट ने, कई बार CIC ने भी इस कोर्ट को फिर साइट किया है, इस जजमेंट को। इसी तरह भी रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी बोला है, एक्चुअली CIC ने, अगर CIC की जो पावर है, CIC की पावर है पेनल्टी देने की। किसको पेनल्टी? अगर किसी ऑफिसर ने डिले किया इन्फॉर्मेशन देने में, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लियर किया है कि ये जो पेनल्टी की पावर है ना, इट शुड बी रीजनड। रीजनड का मतलब है रीज़न होना चाहिए कि क्यों है पेनल्टी, एंड आफ्टर इंक्वायरी, आफ्टर फेयर इंक्वायरी। यानी कि किसी ने अगर डिले किया है तो उसका रीज़न होना चाहिए कि क्यों रीज़न था, और अगर रीज़न अच्छा नहीं है तो फिर रीज़न पूरा रीजनड ऑर्डर होगा। मेरे ख्याल से इतने पॉइंट। हालांकि एक पॉइंट और है, CIC ने अभी MCD, दिल्ली की जो MCD है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, उनको भी बोला है कि MCD और एनी गवर्नमेंट ऑफिसर शुड नॉट यूज़ इवेजिव अप्रोच। इवेजिव अप्रोच का मतलब होता है कि लोग मांग रहे हैं पर लोगों को बताया नहीं जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से अगर आप करेंगे तो टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा।